बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में ये वसंत भाग 2 का पाठ 10 है, अपूर्व अनुभव। इसको मैंने आपको पढ़ाया, पाठ की व्याख्या की। तोतो चान और यासुकी चान जो मित्र थे, लेकिन यासुकी चान एक विकलांग पोलियोग्रस्त बालक है जो तोतो चान की तरह तोमोए में जो पेड़ों पे चढ़कर बच्चे खेलते थे, उस सुख की अनुभूति नहीं ले सकता था। तो तोतो चान को ये लगता है कि बाकी बच्चों की तरह इसका भी मन कहता होगा, तो मैं क्यों ना ऐसा करूं कि एक दिन उसे निमंत्रण देके अपने पेड़ पर चढ़ाऊं। और उसी के लिए उसने बहुत प्रयास किया। इसी अपूर्व अनुभव को पाठ में बताया गया है। जब वो पेड़ पे चढ़ जाता है, यासुकी चान बड़ी मुश्किल से चढ़ा पाती है, तो इसी अपूर्व अनुभव को यहाँ पर लेखिका ने हमारे बीच रखा है। लेकिन मैंने पाठ पढ़ा दिया है आपको, पाठ की व्याख्या कर दी है, तो आज की बारी है पाठ के प्रश्नों को कराने की। तो मैं सीधे आपका समय ज़्यादा लेते हुए सीधे प्रश्नों पर आती हूँ। तो आप भी तैयार हो जाइए मेरे साथ प्रश्न करने के लिए, और मैं सीधे आपको ले चलती हूँ प्रश्नों की ओर। तो पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को कराऊंगी, आप तैयार हो जाइए। अब मैं आपको सीधे ले आती हूँ आपको पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न हैं उन पर, और अभ्यास प्रश्नों को पाठ से जो पहला प्रश्न है मैं वह कराऊंगी आपको। तो आप ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न मैं पढ़ती हूँ, फिर समझाऊंगी आपको, फिर उसका उत्तर भी अपने शब्दों में बताऊंगी, उसे आप तब लिखिएगा। तो पहला प्रश्न है, यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास क्यों किया, लिखिए। इसका उत्तर है कि यासुकी चान और तोतो चान आपस में मित्र थे। तोतो चान हमेशा से ये चाहती थी कि यासुकी चान को भी उसकी तरह सुख की अनुभूति हो, जबकि यासुकी चान पोलियोग्रस्त था, इसलिए वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। जबकि जापान में तोमोए शहर में हर बच्चे एक अपना निजी पेड़ था, लेकिन यासुकी चान ने शारीरिक अपंगता के कारण किसी पेड़ को निजी नहीं बनाया था, क्योंकि वो चढ़ नहीं सकता था। तोतो चान की अपनी इच्छा थी कि वह यासुकी चान को भी अपने पेड़ पर आमंत्रित करे, दुनिया की सारी चीज़ें दिखाए, और यही कारण था कि उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए अथक प्रयास किया, बहुत प्रयत्न किया। तो इस तरह उसने अपने प्रयत्न के बल पर यासुकी को अपने पेड़ पर चढ़ाया। अब मैं दूसरे प्रश्न पर आती हूँ। दूसरा प्रश्न ध्यान से सुनिए। दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे। दोनों में क्या अंतर थे, लिखिए। मतलब दोनों की अनुभूतियों को यहाँ लिखना है उत्तर में। तो उसकी अनुभूतियाँ इस प्रकार थी, मैं आपको उत्तर के रूप में इसको समझा देती हूँ कि पेड़ से बच्चों का अटूट संबंध था। वे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। वे पेड़ पर चढ़कर काफ़ी खुश होते थे, मौज मस्ती करते थे। बाग में उनकी गतिविधियों को देखकर यासुकी चान को अपनी अपंगता पर हताशा होती थी। वो चाहते हुए भी पेड़ों पर नहीं चढ़ सकता था, लेकिन और बच्चों को पेड़ों पर चढ़ते देखता तो वह बहुत उदास हो जाता था, और उसको अपनी अपंगता खलती थी, और उसका मन जो रहता था उदासी से भर जाता था। उसने अपनी विवशता पर काफ़ी दुख उठाया था, बहुत दुख हुआ होगा उसे। तो यहाँ पर यही बताना है कि दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव तो मिला, लेकिन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे। तोतो चान बहुत प्रसन्न थी पेड़ पे चढ़कर, और यासुकी चान पेड़ पे चढ़ नहीं सकता था, इसलिए वो उदास रहता था। लेकिन जब तोतो चान ने उसे चढ़ाया
तो उसे अत्यधिक प्रसन्नता मिली। अब मैं आती हूँ तीसरे प्रश्न पर। पाठ में खोज कर देखिए कब सूरज का ताप यासुकी चान और तोतो चान पर पड़ रहा था। वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा था। आपके अनुसार इस प्रकार की परिस्थिति के बदलने का क्या कारण हो सकता है? अब ये एक अनुमान और कल्पना से आधारित जैसे प्रश्न थे उस तरह का प्रश्न है। तो आप इसमें ऐसे लिखिए कि पहली सीढ़ी से यासुकी चान का पेड़ पर चढ़ने का प्रयास जब असफल हो जाता है तो तोतो चान चौकीदार के झोपड़ी से जा कर के तिपाई सीढ़ी खींच कर लाती है और अपने अथक प्रयास से उसे ऊपर चढ़ाने का प्रयास करने लगी। और उस समय बहुत तेज़ धूप थी, दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे। दोनों के इस अथक संघर्ष के बीच अचानक बादल का एक टुकड़ा आकर छाया कर उनके कड़कती धूप से उन्हें बचाने लगता है। उन दोनों की मदद के लिए वहाँ कोई नहीं था। संभवतः इसीलिए प्रकृति को उन दोनों पर दया आई होगी और थोड़ी खुशी और राहत देने की उसने भी कोशिश की होगी। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर आपको इस अनुमान से लिखना है कि उन बादल के टुकड़े ने दोनों बच्चों के ऊपर छाया करके संभवतः कड़ी धूप और तरबतर होने से उन्हें बचाने के लिए थोड़ी उनकी मदद की। अब चौथा प्रश्न है, मैं चौथा प्रश्न पढ़ती हूँ। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा। मैंने पाठ को जब आपको पढ़ाया था, जब समझाया था, तो ये पाठ की अंतिम पंक्ति थी जिसको मैंने बहुत स्पष्ट रूप से समझाया था। उसी को यहाँ उत्तर के रूप में पूछा गया है। तो मैं अब आपको इसके उत्तर के रूप में आपको समझाती हूँ कि इसका उत्तर क्या था। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। लेखिका ने संभवतः इसे इसलिए लिखा होगा क्योंकि यासुकी चान पोलियोग्रस्त था, विकलांग था। उसके लिए पेड़ पर चढ़ जाना असंभव था। उसे आगे तोतो चान जैसा मित्र मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी कहना कठिन है, बहुत मुश्किल है। ऐसे मित्र बहुत मुश्किल से मिलते हैं कि जो ऐसे विपरीत परिस्थितियों वाले बालक के लिए सदैव तत्पर रहें। तो तोतो चान के अथक जो परिश्रम और साहस के बदौलत ही वह पहली बार पेड़ पर चढ़ पाया था। उसने कभी जीवन में ऐसा अनुभव नहीं किया था और यह अवसर हमेशा मिलता रहेगा, ऐसे मित्र हमेशा मिलते रहेंगे ये संभव नहीं था। तो यह अवसर मिलना और कभी दोबारा आना बहुत कठिन था। अगर उनके माता पिता को इसकी जानकारी मिल जाती तो भी ये संभव नहीं था कि वो कभी ना चाहते कि तोतो चान यासुकी को पेड़ पे चढ़ाए। शायद दोबारा फिर ऐसा मौका फिर नहीं आएगा क्योंकि ऐसे विकलांग बालक को बार बार चढ़ाना उतारना बिल्कुल आसान काम नहीं है। वो तो मित्रता कहिए, तोतो चान की उत्सुकता कहिए या उसकी हिम्मत और साहस कहिए जिसके बल पर उसने यासुकी चान को भी एक बार अपने पेड़ पर चढ़ाकर दुनिया की सुख की अनुभूति दिला दी। अब मैं बढ़ती हूँ पाठ से आगे के प्रश्न की तरफ, समझाऊंगी आपको। पाठ से आगे का जो पहला प्रश्न है वो मैं पढ़ती हूँ। तोतो चान ने अपनी योजना को बड़ों से इसलिए छिपा लिया कि उसमें जोखिम था। यासुकी चान के गिर जाने की संभावना थी, फिर भी उसके मन में यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने की इच्छा थी। ऐसी दृढ़ इच्छाएं बुद्धि और कठोर परिश्रम से अवश्य पूरी हो जाती हैं। आप किस तरह की सफलता के लिए तीव्र इच्छा और बुद्धि का उपयोग कर कठोर परिश्रम करना चाहते हैं? तो बुद्धि का उपयोग कर कठोर परिश्रम करना चाहते। तो प्रश्न ये है, इन्होंने ये पूछा है
कि बुद्धि और कठोर परिश्रम दोनों उपयोग करके कार्य को सफल बनाया जा सकता है। उन्होंने उदाहरण दे दिया है पाठ का। फिर आपसे पूछा है कि आप किस तरह की सफलता के लिए और तीव्र इच्छा और बुद्धि दोनों का प्रयोग कर कठोर परिश्रम करना चाहेंगे। ये आपके ऊपर छोड़ा गया है। तो आप इसको इस तरह से समझाइए कि किसी भी काम को सफलता पाने के लिए सबसे पहले तो तीव्र इच्छा, कठोर परिश्रम, लगन, हर चीज़ की होने की आवश्यकता होती है। और अगर हमें परीक्षा में या किसी विद्यालय के कार्यक्रम में सबसे उच्च स्थान प्राप्त करना है तो उसके लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। अपना विचार उसमें डालिए और उसको बताइए कि हम कैसे सबसे ऊपर टॉप पर पहुंचने के लिए क्या क्या करेंगे। तो इन चीज़ों को आप अपनी अनुभूतियों को इसमें जोड़कर लिखिए। दूसरे प्रश्न पर आती हूँ। पाठ से आगे का ये दूसरा प्रश्न है कि हम अक्सर बहादुरी के बड़े बड़े कारनामों के बारे में सुनते रहते हैं, लेकिन अपूर्व अनुभव कहानी एक मामूली बहादुरी और जोखिम की ओर हमारा ध्यान खींचती है। यदि आपको अपने आसपास के संसार में कोई रोमांचकारी अनुभव प्राप्त करना हो तो कैसे प्राप्त करेंगे? ये सारी आपके अनुमान और कल्पना के प्रश्न हैं। तो इसको आप अपने अनुमान और कल्पना से भी लिख सकते हैं, सोच के भी लिख सकते हैं कि आप तो बहुत सारे बहादुरी के कारनामे पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, देखते होंगे। तमाम शारीरिक चुनौतियों वाले व्यक्तियों को देखा होगा कि उन्हें कितनी कठिनाई होती है, कैसे करते हैं सरकारी अस्पतालों में, बसों में, रेलवे में, प्लेटफॉर्म पर आदि पर। तो प्रश्न है इसमें कि यदि आपको अपने आसपास के संसार में कोई रोमांचकारी अनुभव प्राप्त करना हो तो कैसे करेंगे? तो आप ऐसे स्थानों पे जाइए, वहाँ किसी तरह के व्यक्ति, इस तरह के व्यक्ति हों, उनकी कोई मदद करिए या किसी और तरह की अनुभूतियाँ बांटिए। कोई आँखों से हीन हो, नेत्र विहीन व्यक्ति हो, उसे आप सड़क पार कराइए, या और भी इस तरह के बहुत सारे कार्य हैं छोटे मोटे जो आपके योग्य है, तो उसको करिए और उस अनुभूति को इसमें जोड़िए। अब मैं बढ़ती हूँ अनुमान और कल्पना के प्रश्नों की तरफ। तो अनुमान और कल्पना का जो प्रश्न है मैं उस पर आऊँगी अब आपके साथ। तो अनुमान और कल्पना का पहला प्रश्न है, देखिए कितना सुंदर सा प्रश्न है। अपनी माँ से झूठ बोलते समय तो चांद की नज़रें नीची क्यों थी? मैंने जब आपको पाठ पढ़ाया था तो मैंने इसको समझाया था, लेकिन फिर आपको समझा रही हूँ तो आपको स्वयं अनुभव होगा कि ये सच है। माँ से कभी भी झूठ बोलने की आप कोशिश करिएगा तो आप उनसे आंखें नहीं मिला सकते। तो चांद ने वही किया था। माता पिता को बिना बताए एक बहुत बड़ी गलती की थी। विकलांग मित्र यासुकी चांद को पेड़ पे चढ़ाने की हिम्मत की थी। अगर खुदा न खास्ता कुछ ऐसा हो जाता तो वो उसका जो ये झूठ था बहुत बड़ी दुर्घटना में बदल सकता था, उसे पछतावा होता। तो चूंकि वो माँ बाप से कोई भी कभी झूठ बोलता है तो नज़रें नहीं मिला सकता। यहाँ पर यही पूछा गया है। तो आपको क्या लगेगा, कभी आप कोई गलती किए हों, चोरी किए हों और आपकी पकड़ी जाए और आपको माँ के सामने उस सच को बताना हो तो आप कभी भी आँख मिलाकर नहीं बोल पाएंगे क्योंकि आपसे गलती हुई है। तो माँ से झूठ बोलते समय उनके सम्मान, उनके इज्जत और सच्चाई, क्योंकि माँ जो होती है वो आपकी हर एक एक बात जानती है, आप उससे कभी झूठ बोल ही नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में आपकी नज़रें नीची हो जाएंगी स्वाभाविक रूप में। तो यहाँ पर यही बताया गया कि आपको डर सताएगा और आप आंखें मिला के बातें नहीं कर सकते। तो आप खुद इसको अपनी अनुभूति से लिखेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा कि आपके भीतर जो डर होता है वो आंखें मिलाने नहीं देता, वो आपको अनुभूतियाँ नहीं देता कि किस तरीके से आप झूठ बोलेंगे तो आंखें अपने आप नीचे हो जाती हैं, डर के मारे ज़बान कांपने लगती है, गले की आवाज़ रुंध जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वही स्थिति आती है जब हम माँ बाप के पास पहुँचते हैं और एक झूठ बोलने की कोशिश करेंगे तो ये इसमें सफलता हमें मिल नहीं सकती। हमारी आंखें और हमारे चेहरे पर वो भाव आ जाएगा कि आपकी माँ आपको स्वयं पकड़ लेगी कि आपसे ये गलती हुई है। तो यही कहा कि माँ से झूठ बोलते समय
नज़रें जो रहती हैं अपराध बोध के कारण नीची हो जाती हैं कि माँ को इस बात का पता चल जाता है। अब मैं दूसरे प्रश्न पर आती हूँ। दूसरा प्रश्न आपको समझाती हूँ। यासुकी चान जैसे शारीरिक चुनौतियों से गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए चढ़ने उतरने की सुविधाएं हर जगह नहीं होती, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी सुविधाएं दिखाई देती हैं। उन सुविधा वाली जगहों की सूची बनाइए। तो आपको मैं बता दूं कि ये आजकल तो सुविधाएं हर जगह हो गई हैं। आपको बच्चे की व्हील चेयर मिल जाएगी, अस्पताल हो, आपको लिफ्ट हो, कहीं ऐसी एयरपोर्ट हो, ऐसी सब जगहों पर ये सुविधाएं हैं। तो आप भी देखिए, कभी अनुभूति करिए। आप अगर कहीं बाहर गए होंगे तो एयरपोर्ट पे आपने देखा होगा, हवाई अड्डे पर, कि वहाँ चेयर होती है, ले जाने वाले होते हैं। तो ये सारी सुविधाएं, मेट्रो होती है तो अपंगों को चढ़ाने उतारने के लिए होता है। तो इस तरह की सुविधाएं हमारी सरकार ने तो अब बहुत सुविधाएं ऐसे लोगों के लिए बना दी हैं, हर जगहों पर बना दी हैं। तो इस तरीके से आप सोचिए, विचार करिए कि ऐसी जगह, कौन सी ऐसी जगहें होंगी जहाँ पर ये सुविधाएं मिल सकती हैं ऐसे लोगों को। तो स्टेशन पे मिल सकती है, अस्पतालों में मिल सकती है, एयरपोर्ट, हवाई अड्डों पे मिल सकती है, और मेट्रो में मिल सकती है। तो इस तरह की जो सुविधाएं हैं, अब धीरे धीरे सरकार ऐसे लोगों के लिए बहुत काम कर रही है, बहुत सुविधाएं दे रही है, नौकरियों में मौका दे रहा है। हर जगह तो आपको ये सोचना समझना है, फिर आप उसको अपनी भाषा में लिखिए कि ऐसी जगहों पर इनको सुविधाएं मिलती हैं चढ़ने उतरने चलने के लिए। अब मैं आपको भाषा की बात के प्रश्नों पर ले आती हूँ और भाषा की बात का जो प्रश्न है उसको समझाती हूँ। तो आप ध्यान से प्रश्न सुनिए कि द्विशाखा शब्द में द्वि और शाखा के योग से ये शब्द बना है। द्वि का अर्थ होता है दो और शाखा का अर्थ होता है डाल या शाखा, पेड़ की जो शाखा होती है। द्विशाखा पेड़ के तने का वह भाग है जहाँ से दो मोटी मोटी डालियाँ एक साथ निकली हों। मैंने जब आपको पाठ पढ़ाया था, द्विशाखा की जगह बताई थी कि पेड़ में जहाँ मुख्य पेड़ से डालियाँ जब अलग होने लगती हैं, दो शाखाएं मोटी अलग हो जाती हैं, उसी को द्विशाखा कहते हैं। वो बच्चों के बैठने खेलने के लिए सुविधाजनक जगह होती है। तो द्वि की भांति आप त्रि से बनने वाला शब्द त्रिकोण जानते होंगे। त्रि का अर्थ है तीन। इस प्रकार 4, 5, 6, 7, 8, 9 और संख्यावाची संस्कृत शब्द उपयोग में अक्सर आते हैं। इन संख्यावाची शब्दों की जानकारी आप प्राप्त कीजिए और देखिए कि वह क्या इन शब्दों की ध्वनियों अंग्रेजी संख्या के नामों से कुछ मिलती जुलती है। हिंदी 8, संस्कृत अष्ट। देखिए, हिंदी में 8 कहते हैं, संस्कृत में अष्ट कहते हैं और अंग्रेजी में 8 कहते हैं। लगभग मिलती जुलती सी है। तो यहाँ पर यही कहा है कि देखिए, हिंदी की जो शब्द है वो संस्कृत और अंग्रेजी में भी करीब करीब मिलते जुलते हैं। तो आपको क्या क्या लिखना है? 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस सब को आपको इसमें लिखना है। तो आपको मैं बता देती हूँ कि आप उसको लिखिए। कैसे लिखेंगे? तो हिंदी में 2 लिखेंगे तो संस्कृत में द्वि हो जाएगा, जैसे द्विशाखा है, और अंग्रेजी में 2 को क्या कहते हैं? 2 कहते हैं। फिर हिंदी में 3 लिखेंगे, संस्कृत में 3 हो जाएगा और अंग्रेजी में 3 हो जाएगा। देखिए, मिलता जुलता सब दिख रहा है आपको बिल्कुल, और ये मिलते जुलते का ही बोध करा रहे हैं हम आपको। फिर देखिए, आगे बढ़ते हैं। 5 कहा है। 5 को संस्कृत में पंच कहते हैं और हिंदी में 5 कहते हैं। 4 को हिंदी में 4, संस्कृत में चतुर्थ और अंग्रेजी में 4। फिर हिंदी के 6 संस्कृत का षष्ठ हो जाता है और अंग्रेजी में 6 हो जाता है। हिंदी का 7 संस्कृत में सप्त और अंग्रेजी में 7 हो जाता है। हिंदी का 9 संस्कृत में नवम और अंग्रेजी में 9 हो जाता है। तो देखिए, संख्यावाची जो भी शब्द होते हैं उन शब्दों में
मिलते जुलते से अंकों की शब्दावली होती है, मिलते जुलते से उनके भाव होते हैं। तो यहाँ पर यही दिखाया है कि मिलते जुलते से भाव जो होते हैं उनको हम उच्चारण करते हैं तो वो ध्वनि, वो ध्वन्यात्मक जो स्वरूप है, जो साउंड है बोलने का, वो लगभग मिलता जुलता सा लगभग मैं कह रही हूँ पूरा नहीं, लगभग मिलता जुलता सा प्रतीत होता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है। फिर मैं आपको भाषा का दूसरा प्रश्न कर, आप इस प्रश्न को ऐसे ही करिएगा, हिंदी की गिनती 1 से 9 तक लिखिए और संस्कृत को लिखिए, फिर उसका अंग्रेजी रूपांतरण भी लिखिए। तीनों को एक एक लाइन में करके सीधा सीधा लिखिए तो आपको खुद, आप संस्कृत भी पढ़ते हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ संस्कृत की गिनतियाँ भी आपको कक्षा 6 में 1 से 50 तक तो सिखा ही दी जाती है, तो आप वो भी जानते हैं, उसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और हिंदी की गिनतियाँ भी जानते हैं, अंग्रेजी की भी। तो तीनों को एक तरह से आमने सामने करके कि हिंदी में 1 है तो संस्कृत में क्या होगा 1 और अंग्रेजी में 1 हो जाता है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे 1 से 9 तक की संख्या को। अब मैं बढ़ती हूँ दूसरे प्रश्न की तरफ। पाठ में ठिठिया कर हंसने लगी, पीछे से धकियाने लगी जैसे वाक्य आए हैं। ठिठिया कर हंसने के मतलब का आप अवश्य अनुमान लगा सकते हैं। ठी 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 हंसना या ठठा मार कर हंसना बोलचाल की भाषा में प्रयोग होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो बहुत खुलासा करके, बहुत ज़्यादा आवाज़ करके हंसते हैं तो ठहाके लगाना जिसको हम कहते हैं, तो वो ठहाके लगाने के भाव से ही है ठिठिया कर हंसना, मतलब बहुत ज़्यादा खुल के हंसना, मुंह से खूब आवाज़ निकलेगी, खूब स्वर आएगा, तो उसी चीज़ को कहा गया है ठठा कर हंसना, ठहाके मार कर हंसना। तो इस तरीके से कहा है कि इसमें हंसने की ध्वनि में एक खास अंदाज की हंसी होती है। मैंने आपको बताया कि एक उसमें खास अंदाज होता है, स्वर में बहुत तेज़ी होती है और बहुत उच्च स्वर होता है, तो वो ठहाके मार के हंसने के अर्थ में आ जाता है और विशेषण बना देता है। अगर हम कहते हैं ठहाके मार के हंसना, तो हंसना तो क्रिया है, लेकिन उस क्रिया के लिए हम विशेषण क्या प्रयोग करें, ठहाके मार कर, तो ये विशेषण बन जाता है। साथ ही ठिठियाना और धकियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ये मैंने आपको उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाया है ग्रामर में, तो आपको आना प्रत्यय भी मैंने पढ़ाया है, लेकिन फिर भी प्रत्यय के बारे में बता दूं कि प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी भी शब्द के पीछे लगकर, अंत में लगकर उस शब्द के भाव को बदल देते हैं, स्वरूप को बदल देते हैं। तो यहाँ पर यही कहा है कि आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इस प्रत्यय से जैसे हम फिल्म शब्द बोलते हैं और उसमें अगर हम आना प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बन जाता है क्या, फिल्माना। आपकी बुक में ये प्रश्न होगा और अगर नहीं होगा तो बुक में, मेरी बुक में है तो मैं इसको समझा रही हूँ आपको। तो आप ये जान लीजिए, इस प्रश्न को आप ऐसे करिए। इस पीडीएफ में यद्यपि प्रश्न नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको समझा दूं कि आपको इसमें प्रश्न लिख लीजिए कि आना प्रत्यय के योग से आप 3 शब्द बनाए, 3, 4, 5 जो आपको आ सके वो बनाइए। 3 से आप सीख जाएंगे तो 5 भी बना सकते हैं। तो इसका प्रश्न आप ऐसे लिखिएगा कि आना प्रत्यय के योग से 3 शब्द बनाएं। अब जैसे शब्द है फिल्म, अगर उसमें आप आना प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, फिल्माना। उसी तरीके से शर्म में लगाएंगे तो शर्माना, चलने में लगाएंगे तो चलाना, बात में लगाएंगे तो बतियाना, झूठ में लगा दीजिए झुठलाना। ये सारा आना प्रत्यय का योग है। तो आना प्रत्यय के योग से आपको 5 शब्द बनाना है
मैंने आपको प्रत्यय समझाया है, इसके पहले समझाया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको प्रत्यय आ गया होगा। और मैंने आपको यहाँ भी प्रत्यय क्या है, कैसे है, इसका उपयोग कैसे करते हैं, इसकी परिभाषा सहित मैंने यहाँ समझा दी है कि प्रत्यय वे शब्दांश है जो शब्द के अंत में लगते हैं। तो आप निरंतर पिछले वीडियो को भी देखते रहिए। देखते रहने से आपको चीज़ें दोहरा जाएंगी, फिर आपको किसी तरीके का व्याकरण करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो मैं आपको ये समझा दूं कि आपको इस प्रश्न को ऐसे ही लिखना होगा कि आना प्रत्यय के योग से बनने वाले किन्हीं 5 शब्दों को आप लिखें। तो इस प्रश्न को आप ऐसे करिए। और अगर आपकी पुस्तक में है तो ठीक है, इस PDF में नहीं है, लेकिन बुक में है तो मैंने इसको समझा दिया आपको। और आपकी बुक में भी है तो आप भी उसको कर लीजिए। तो करीब करीब मैंने यहाँ पर इस पाठ को ख़त्म कर दिया है। आपको पाठ भी अच्छे से समझ में आ गया होगा और भाषा के प्रश्न भी समझ में आ गए होंगे। अनुमान और कल्पना में बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आप स्वतः समझ कर लिख सकते हैं। अपनी बुद्धि का उपयोग करना भी जानते हैं तो आप उसको भी कर सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो आपको पाठ बहुत सुंदर ढंग से व्यक्त किया गया है। वास्तव में पाठ जो है वो एक अपूर्व अनुभव है ही। अपूर्व अनुभव इसलिए कह रही हूँ क्यों, ऐसा अनुभव कभी किसी को जल्दी मिलता नहीं है। और आपको बता दूं कि हम ऐसी स्थितियों में जब कभी फंसते हैं तो प्रायः हम उससे निकलने के लिए सहयोग की भावना दिमाग में रख नहीं पाते, लेकिन प्रायः ये बच्चों में ज़्यादा मिलती है। बच्चों में ये सारी चीज़ें बहुत मिलती हैं। ऐसे अपूर्व अनुभव आपको भी होंगे। अपने विद्यालय पे आप ध्यान दीजिए, आपको ऐसा अपूर्व अनुभव खुद याद आ जाएगा। मैं आपको यहाँ याद नहीं दिला रही हूँ, लेकिन आप स्वयं सोचिए तो आपको खुद याद आ जाएगा ऐसी घटनाएं। और यहाँ पर यही पूछा भी है एक प्रश्न में, आप उसको सोचिए, अपनी चीज़ों को जो आपने वहाँ विद्यालय में देखा है उस चीज़ को सोचिए और फिर शब्द दीजिए, उनको भाषा दीजिए, उसको कहानी का रूप दीजिए और एक संक्षिप्त सी कहानी की तरह लिख लीजिए। तो अनुमान और कल्पना के लगभग जो प्रश्न होते हैं इसी तरह के होते हैं, आपको समझने वाले होते हैं, तो आप उन्हें समझ कर करिए। और इस पर बहुत सारे प्रश्न आपसे और भी पूछा जा सकता है, जो आपको ये कह सकते हैं कि मूल्यपरक प्रश्न भी होते हैं। मूल्यपरक प्रश्नों की अगर बात करूं तो आपको एक प्रश्न तो बहुत ही ज्वलित रूप में आपको समझा दूं कि विकलांगों के प्रति हमारी सोच कैसी होनी चाहिए। अगर ये प्रश्न मैं आपको दूं तो आप क्या लिखेंगे इसमें? विकलांगों के प्रति हमारी सोच कैसी होनी चाहिए। विकलांगों के प्रति अगर हम सोच अच्छी नहीं रखेंगे तो संभवतः हम मानव कहलाने लायक नहीं हैं। आज मानवता हट गई है, लोगों के सोच से मानवता चली गई है। मानवता को जिंदा रखना है तो हमें अपनी ऐसी सोच को जिंदा रखना है। कभी आपको ऐसे व्यक्ति सड़क पर, अस्पताल में या एयरपोर्ट, हवाई अड्डे पर दिख जाएं, वो चल रहे हैं, उनका सामान गिर गया है, वो झुक के नहीं उठा सकते, कहीं चढ़ने की जगह है, अपना सामान लेके वो नहीं चढ़ पा रहे, तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? संभवतः अगर आप मेरे सामने होते और मैं आपसे पूछती तो आप इसका उत्तर बड़े प्रेम से कहते और समझाते और संभवतः वही करते भी कि विकलांगों के प्रति आज हमको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि आज विकलांग हमारे समान हो गए हैं। उनको हम विकलांग नहीं समझते, उन्हें हम समान दर्जा देने लगे हैं, सम्मान पूर्वक उन्हें बराबर का स्थान देते हैं। और तो और हमारी सरकार ने भी बहुत तरह की सुख सुविधाएं दी हैं
और ऐसी सुख सुविधाओं के चलते उन्हें नौकरियों में, पढ़ाई में, हर चीज़ में सुख सुविधा मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में आप खुद सोचिए कि हमें भी अपनी सोच उनके साथ बना के चलनी चाहिए। तो मैंने आपको इस पाठ से संबंधित बहुत सारी चीज़ें समझाई और उम्मीद करती हूँ आपको पूरा पाठ समझ में आ गया होगा। तो आप इस पाठ के वीडियो को बार बार देखिए। जो चीज़ समझ में ना आई हो मुझसे पूछिएगा और इसके प्रश्नों के उत्तर आप लिखिए। फिर मैं मिलती हूँ आपसे नए पाठ को लेकर एक नए वीडियो के साथ।